गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संजीव पौसवाल आपका अपने चहेते यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। ये जो हमारी प्रैक्टिस सेशन है ये कंटिन्यू चल रहा है। कल भी एक क्लास डाली थी और आज भी एक क्लास डाली है इसके अंदर। और इस बार आज जो है हमारे पास 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है और 70 क्वेश्चन है मिसलिनियस जीके है, जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसमें स्टैटिक जीके भी है और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नई चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि पहले क्वेश्चन पे आ जाए आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय ISRO, एक सेकेंड मैं इसको ज़रा वो देख लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ISRO का मतलब है इसरो। इसरो के बारे में बात करें तो 15 अगस्त 1969 को बना था। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर है। और आप लोगों को ये जरूर पता होगा कि कौन है इसके, तो इसको करने वाले थे विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जनक। इसमें जो नाम आ रहे हैं, 2-3 नाम और आ रहे हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। इन्होंने भी स्पेस के लिए बहुत काम किया, श्री हरिकोटा। और यहाँ पे जो होमी जहांगीर भाभा आ रहा है, इन्होंने बार्क बनाया, BARC। बार्क को आप जानते होंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से बनाया। और APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, भारत के राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये कल्चरल क्वेश्चन है। कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक रूप से। ये क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं। के शिवारमन, ये के शिवारमन निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए? तो ये मृदंग बजाते हैं, मृदंग एक और मृदंग बजाते हैं। और ये मृदंग बजाने वाले हैं, ठीक है। सितार, गिटार, ढोल ये कोई नहीं बजाते हैं, ठीक है। सितार बजाते पंडित रविशंकर, लेकिन इसमें याद रखेंगे शिवारमन कौन है, मृदंग बजाते हैं। ठीक है। माइकल फैराडे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइकल फैराडे के जनरेटर के मूल सिद्धांत को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की गई थी? माइकल फैराडे ने जनरेटर बनाया, ऐसे समझो। माइकल फैराडे ने जनरेटर बनाया और उस जनरेटर के मूल सिद्धांत की खोज जो माइकल फैराडे ने की थी, वो की थी 1831 में, 1831 में। और 1831 में एक और घटना घटी थी, भारत में कोल विद्रोह हुआ था। भारत में कोल विद्रोह हुआ था, ये भी याद रखेंगे। जनजाति विद्रोह था, भारत में कोल विद्रोह भी हुआ था इस दिन। चीज़ें कोरिलेट करनी सीखो, चीज़ें कोरिलेट करनी सीखो, बहुत आसान हो जाएगा। 1875 में दक्कन राहत कृषक अधिनियम भी आया था, तो बहुत सारी चीज़ें भी कोरिलेट कर सकते हो आप इस पे। मुंबई बंदरगाह पे दबाव कम करने के लिए कौन से बंदरगाह को बनाया गया है? तो यहाँ पर बनाया गया है जवाहरलाल नेहरू, JNPT। इसका नाम याद रखेंगे, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इसलिए बनाया गया है कि इस पर बंदरगाह पर दबाव कम हो सके। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और न्यू मंगलोर कहाँ पर है? न्यू मंगलोर आपको कर्नाटक में है। और मामूर गोवा कहाँ है? गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में है। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से बायोस्फीयर रिजर्व, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है और सबसे बड़ा बायोस्फीयर, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जिसको कहते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में यहाँ लिखा है अभयारण्य और राज्य, तो याद रखेंगे नोकरेक, नोकरेक मेघालय से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ? नोकरेक मेघालय से। पन्ना, पन्ना किससे जुड़ा हुआ? मध्य प्रदेश से। मानस किससे जुड़ा हुआ? असम से जुड़ा हुआ। बिल्कुल सही लगे हुए हैं ये। एक पहले का A, दूसरे का B और तीसरे का C। तो पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C, ये होगा आंसर इसका। और हम अगर इसके बारे में बात करें तो नोकरेक मेघालय से जुड़ा हुआ है। पन्ना, पन्ना में व्हाइट टाइगर मिलते हैं, सफेद बाघ, सफेद बाघ के लिए फेमस है। एकमात्र स्टेट ऐसा है कौन सा जहाँ व्हाइट टाइगर मिलते हैं। और दूसरी चीज और एक याद रखेंगे, सफेद बाघ के साथ साथ क्या है यहाँ पर, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पर ही कूनो नेशनल पार्क भी है। मध्य प्रदेश में ही कूनो नेशनल पार्क है जहाँ पर चीता बसाए गए हैं, कूनो नेशनल पार्क। और आपको ले चलने तो पन्ना में हीरा मिलता है, हीरा मिलता है यहाँ की खानों में।
तो कहते हैं ना, पन्ना की तमन्ना है हीरा मुझे मिल जाए, हैं, तो वो वाला गाना इस पर बिल्कुल सूट बैठता है। और सिर्फ एकमात्र जगह जहाँ पर हीरा मिलता है वो मध्य प्रदेश की पन्ना की खानों में मिलता है। मानस, मानस किस लिए फेमस? मानस एक नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और मानस किस लिए फेमस है? मानस यहाँ पर फेमस है बाघ के लिए। किसके लिए फेमस है? बाघ के लिए। बाजार संतुलन, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ मार्केट, BOM कह सकते हैं इसको, बैलेंस ऑफ मार्केट। बाजार संतुलन क्या होता है? बाजार में दो इकाई चलती है, डिमांड और सप्लाई। क्या चलती है? डिमांड एंड सप्लाई, ये दो चीजें चलती हैं, मांग और आपूर्ति। और मांग और आपूर्ति के बारे में एक बात कही जाती है कि मांग और आपूर्ति को हमेशा खुला छोड़ देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? खुला छोड़ देना चाहिए। जब मांग और आपूर्ति को खुला छोड़ देंगे तो वो अपने आप मार्केट को एडजस्ट कर सकती हैं। अगर डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, और अगर सप्लाई बढ़ेगी तो महंगाई घटेगी। ये ध्यान रखेंगे। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, अब गर्मी आ रही है, गर्मी में पंखों की सेल बढ़ जाएगी, पंखे खरीदने वाले 4 लोगों को मिल जाएंगे, और चारों के पास पैसा है, तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ जाएगी। और वहीं पर अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में हीटर की डिमांड बढ़ जाती है। तो मांग के साथ साथ महंगाई का बढ़ना लाजमी है, ठीक है। और महंगाई का बढ़ना देश के विकास के लिए आवश्यक है। एक संतुलित महंगाई, जिसको RBI कहता है इन्फ्लेशन, RBI कहता है, RBI बोलता है कि 4 ± 2 के बीच में होनी चाहिए प्रतिशत में। मतलब ये कहता है कि 2 से कम ना हो और 4 से 6 से ज़्यादा ना हो, इनके बीच में हो, 2 से 6 के बीच में। मतलब कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है तो ज़्यादा से ज़्यादा 106 रुपये में बिके एक साल में, इतनी महंगाई हो मैक्सिमम। वैसे तो 102 में बिके तो बहुत बढ़िया, 104 में बिके तो और बहुत बढ़िया है। तो महंगाई बहुत आवश्यक है, महंगाई इन्फ्लेशन बहुत आवश्यक है विकास के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसका प्रयोग गलत कर लेते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है। मैंने बताया डिमांड और सप्लाई दो चीज़ें, इनको बाजार में खुला छोड़ देना चाहिए, अपने आप डिसाइड कर लेती हैं। तो जब ये कह रहा है बाजार संतुलन, जब बाजार संतुलन कब होगा? जब मांग और सप्लाई दोनों बराबर हों। तो क्या लिखा है? डिमांड और सप्लाई आर इक्वल। ये देखो, बिल्कुल इसका मतलब समझ गए। और जब ये दोनों बराबर होंगी, मतलब 10 पंखे हैं और 10 ही खरीदने वाले हैं, तो फिर लड़ाई काहे की? बात खत्म हो गई। लड़ाई तो जब होगी ना जब 10 पंखे हैं और खरीदने वाले 20 हों, 12 हों, 15 हों, 16 हों, 17 हों, 18 हों, तो बढ़ेगी ना, फिर डिमांड बढ़ जाती है। या ऐसा हो कि पंखे हो गए 20, पंखे का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, पंखे हो गए 20, या फिर कोई और ले, पंखे हो गए 20 और खरीदने वाले 5, तो 15 पंखे बेकार हो गए। 15 पंखे गलेंगे, सड़ेंगे, खराब हो जाएगा माल। तो माल खराब ना हो, इसीलिए इसको कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। और यहाँ पर लिखा बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति? क्योंकि डिमांड और सप्लाई बराबर है, तो अतिरिक्त आपूर्ति की जरूरत क्या है? बाजार संतुलन इसे कहते हैं। और अगर इनमें से दोनों में से ऊपर नीचे हुआ, बाजार का संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए इसका आंसर है A और B बोथ, A और B बोथ। अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके 2 प्रश्न और हैं, पहले हम इसको आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कॉलम ए दी गई अवधारणा को कॉलम बी के दिए गए उसके संबंधित विवरणों से मिलान कीजिए। अब मूल्यन क्या होता है? अब मूल्यन होता है दूसरे देश के मुकाबले अपने देश की मुद्रा की मात्रा का कम हो जाना, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, कभी आप बड़े लोग जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं यार हम 10 रुपये लेके जाते थे, पूरे घर की सब्जी ले आते थे, आज 100 रुपये में नहीं मिल रही, 500 में नहीं मिल रही। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले वैल्यू ज़्यादा थी, मतलब कम रुपए में ज़्यादा चीज़ मिलना, इसका मतलब पहले रुपए की वैल्यू अच्छी थी। लेकिन अब क्या हुआ है? अब रुपए की वैल्यू कम हो गई है। अब रुपए की वैल्यू कम हो गई है, ज़्यादा रुपए लेके जाते हैं, चीज़ कम मिलती है, इसको कहते हैं अवमूल्यन। और दूसरे देश के सापेक्ष अपनी मुद्रा की वैल्यू कम हो जाना नोन एज अवमूल्यन, इसको इंग्लिश में कहते हैं डीवैल्यूएशन। आपकी मुद्रा का डीवैल्यूएशन। भारत में सिर्फ 3 बार डीवैल्यूएशन हुआ अब तक। 3 बार कब हुआ? एक तो 1948 में हुआ है। क्यों हुआ था? क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था, ब्रिटेन की मुद्रा का डीवैल्यूएशन हुआ तो अपने आप हो गया। दूसरा 1966 में। 1966 में कारण क्या था? 1965 का तो युद्ध, 1965 का युद्ध, और 1965 में सूखा पड़ा। क्या पड़ा? सूखा पड़ा, और सूखे के कारण हो गया डिवैल्यूएशन। और एक बार और हुआ है 1991 में। 1991 में हमारी खुद की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, एक दिन की सरकार चलाने का भी पैसा नहीं बचा था, उसे अवमूल्यन कहते हैं। इसका मतलब दूसरे देश के सापेक्ष अपनी वैल्यू का गिरना या चढ़ना, उसको अवमूल्यन कहते हैं। तो अवमूल्यन का मतलब है बाजार विनिमय दर में गिरावट। बिल्कुल सही है।
अभी देखते हैं मूल्य ह्रास क्या होता है। मूल्य ह्रास होता है कि जैसे मुद्रा की वैल्यू अपने आप कम हो जाना। ये दोनों बात एक ही है, ये दूसरे देश के सापेक्ष, दूसरी देश की करेंसी के सापेक्ष, ये अपने आप सापेक्ष। ठीक है, तो घरेलू मुद्रा का संकुचन, ये तो सही लगे हुए हैं, ये बिल्कुल सही लगे हुए हैं। बाजार विनिमय दर में गिरावट, बिल्कुल बाजार में जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज मतलब $2 खरीदने जा रहे हैं, अब इस समय में भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत गिरा हुआ, डिवैल्यूएशन हुआ पड़ा है। ठीक है, 100 तक पहुंचने वाला था। ठीक है, तो डिवैल्यूएशन हुआ पड़ा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही लगा हुआ है। मूल्य ह्रास अपने आप होता है, किसी भी चीज की वैल्यू का गिर जाना, तो मूल्य ह्रास क्या होगा, घरेलू मुद्रा का संकुचन, संकुचित होगी घरेलू मुद्रा। अगले पे आते हैं, अगला क्या कहता है, अगला देखो दोनों इसमें लगे होंगे। अपस्फीति, अपस्फीति क्या होती है, ठीक है, अपस्फीति क्या होती है, अच्छा ये वाला है तो एक आंसर तो यही हो जाएगा, ठीक है, वो भी नहीं होगा। ठीक है, अपस्फीति क्या होती है, अपस्फीति होती है, अपस्फीति का मतलब होता है जब कभी भी, अब मैं इसको पूरा चार्ट बना के समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, कब बढ़ती है, डिमांड का बढ़ना और सप्लाई का कम होना, ये होती है महंगाई। और इसके विपरीत, इसके विपरीत होती है डिफ्लेशन। और जहां पर जाकर मुद्रास्फीति रुक जाती है उसको अपस्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं, अपस्फीति कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए है, ए का 5वां, बी का पहला और सी का दूसरा, डी का तीसरा। इसको बहुत सारा अच्छे से बताना था, थोड़ा गड़बड़ तरीके से प्रश्न लिखा था, चलो कोई बात नहीं। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राज्य नीति 2024 का उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। ये 2024 का है, राष्ट्रीय नीति है, फिर भी पढ़ लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। निजी क्षेत्र पर भागीदारी प्रतिबंध बिल्कुल मत छोड़िए, 2024 का कोई मतलब नहीं। अब देखिए, ये ऐसे प्रश्न में फंसते हैं लोग, ऐसे प्रश्न में फंस रहे हैं और आपको नहीं फंसना है। एक कार 5 सेकंड में अपनी गति से 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घटाकर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड कर देती है, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अब आपको फॉर्मूला याद होना हो, हालांकि त्वरण का फॉर्मूला होता है ए बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक तो फॉर्मूला ये हो गया, त्वरण बराबर ए बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है। अब वेलोसिटी 40 से घटाकर 20 कर दी गई है और उसका त्वरण ज्ञात करना है हमें। ठीक है, अब हम इसको कैसे कर लें, इसको एक तरीके से कर लीजिए, बहुत ट्रिकी है ये। यहाँ पर लिखा है 40 मीटर पर सेकंड, क्या लिखा है, 40 मीटर पर सेकंड, और सेकंड लिखा है, और त्वरण भी में भी क्या फॉर्मूला होता है, सेकंड का स्क्वायर। इसका मतलब इसमें से पहले 40 में से 20 घटा दीजिए तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। क्योंकि नीचे भी टाइम दे रखा है, नीचे भी क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो इसको क्या कर दीजिए, इस टाइम से भाग कर दीजिए। किसको, टाइम को भाग कर दीजिए 5 को, तो कितना आ जाएगा, 5 से हम बात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5 20, ठीक है, हाँ 5 चौक 20, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उत्तर हो जाएगा इसका। अब क्योंकि स्पीड घट रही है, तो किस में आएगा, माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा। 40 से घट रही है, त्वरण कम हो रहा है, तो याद रखेंगे यहां पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कीजिए। फॉर्मूला है 40 मीटर पर सेकंड, उससे घटाकर 20 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो 40 में से पहले तो 20 घटा लो, तो कितना हो गया, 20 हो गया। त्वरण निकालने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि 20 मीटर पर सेकंड था, फिर से सुन लीजिए। उसके नीचे टाइम और दे रखा है, तो टाइम और सेकंड लगा लीजिए, टाइम सेकंड लगाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके नीचे क्योंकि टाइम का क्या था, 4 सेकंड थे, और 4 से इसको भाग करेंगे, सॉरी 5 थे, 4 नहीं 5 थे, 5 से भाग करेंगे 4 हो जाएगा। क्योंकि त्वरण का समय घट रहा है, इसीलिए माइनस में आ जाएगा, सांगपो और जमुना, ये दोनों के दोनों, सांगपो तिब्बत में कहते हैं किसको, ब्रह्मपुत्र को, और जमुना कहाँ कहते हैं, बांग्लादेश में कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को। तो किसको कहते हैं, ये ब्रह्मपुत्र के 2 अन्य नाम हैं, ये रहे ब्रह्मपुत्र के 2 अन्य नाम। ठीक, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, DIPT, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड प्रमोशन बोर्ड। ठीक है, ऐसे करके याद लिखिए, DIPB, सॉरी प्रमोशनल बोर्ड। DIPB जो होता है वो एक प्रमोशनल बोर्ड है। प्रमोशनल बोर्ड का मतलब समझे कि जो उद्योगों को बढ़ावा देता है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक बोर्ड है, एक संगठन है जो उर्वरकों को सब चीज़ों को बढ़ावा देता है। अब ये कह रहा है कि औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अनुसार निम्नलिखित में से किसे प्रमुख उद्योग नहीं माना गया है। आप लोग कान
को बिल्कुल सोच समझ के समझिए। भारत में सिर्फ 8 बुनियादी उद्योग हैं। कितने बुनियादी उद्योग हैं? 8 बुनियादी उद्योग हैं। कितने उद्योग हैं भाई? 8। मात्र 8 बुनियादी उद्योग हैं। बात आ रही समझ में? मात्र 8 बुनियादी उद्योग हैं। इसके अलावा भारत में बुनियादी उद्योग नहीं हैं। अब बात आती है कौन कौन से हैं। तो इसमें ऊर्जा के सेक्टर वाले हैं, कोयले वाले हैं, बिजली है, देखो बिजली भी है, कच्चा तेल रिफाइनरी भी है, उर्वरक भी है, जूट नहीं है। ठीक है, इनको याद कर लीजिए। फर्टिलाइजर है, इस्पात है, इस्पात का मतलब स्टील एंड आयरन वाला है। देखो स्टील एंड आयरन है नंबर 1। फिर उसके बाद नंबर 2 पे कौन सा आता है? नंबर 2 पे आता है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी है। नंबर 3 पे आता है उर्वरक है। नंबर 4 पर कच्चा तेल है। नंबर 5 पर रिफाइनरी भी है। तो इस क्रूड ऑयल और रिफाइनरी दोनों आते हैं। और नंबर 6 पे कोयला आता है इसी, और नंबर 7 पे आता है स्टील, और नंबर 8 पे एक और आता है। तो कुल मिला के ये 8 बुनियादी उद्योग है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ 8 और 8 बुनियादी उद्योग आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कौन सा नहीं है ये याद रख लेना है। तो याद रखेंगे भारत में सिर्फ 8 बुनियादी उद्योग। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो संघ लोक सेवा आयोग बना था 315 में, और 315 से आर्टिकल 315 से 323 तक, 323 तक, 323 तक। और 323 जो है ए, ये है कैट, इसमें कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, इसमें कैट है। 13 फरवरी 1947 को लॉर्ड वेबल के स्थान पर वायसराय के रूप में कौन नियुक्त किया गया था? लॉर्ड वेबल। तो लॉर्ड वेबल गए थे, और लॉर्ड वेबल के बाद आए थे लॉर्ड लिनलिथगो, नहीं सॉरी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन आए थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था। ये कब थे? 1945 में। और इसके बाद सीधे आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन 1947 के आसपास, और पहली योजना लेकर आए थे जिसको कहते हैं माउंटबेटन प्लान। और भारत उसमें क्या हुआ था? भारत जो है क्या कहते हैं आज़ाद हुआ था, और 2 राज्यों में बटा। लॉर्ड लिनलिथगो किसके में? भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक। और लॉर्ड इरविन किससे में? सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जिसमें क्या हुआ था? इरविन गांधी पैक्ट, सबने अवज्ञा आंदोलन। और इरविन के बाद क्या है? इरविन के बाद आए हैं वेलिंगटन। ठीक है। रोटेला पांडुरंगा रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो इसमें दोनों में नहीं है, इसके अगले वाले ऑप्शन में है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में ये मनाया जाता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा है? रोटेला या रोटी महोत्सव, रोटेला या रोटी महोत्सव। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया? तो मैंने आप लोगों को बताया है, स्वर्ण सिंह समिति, किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 1976 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976। बिरसा मुंडा, अब देखो यहाँ फंसे हुए, यहाँ फंसते हैं सब लोग। बिरसा मुंडा झारखंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले? झारखंड के रहने वाले हैं। और लोग इसमें क्या टिक लगाएंगे कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ होगा? झारखंड, जबकि यह अब उड़ीसा में बना है, भुवनेश्वर में। याद रखेंगे, भुवनेश्वर के उड़ीसा में अभी बना है। और बिरसा मुंडा नहीं, भुवनेश्वर नहीं, उड़ीसा में ही बना है, जिसका नाम है राउरकेला में। याद रखेंगे, राउरकेला में बना है। और ये याद रखेंगे, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बना है। और अभी भारत में इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी का, यहीं पर हुआ था। ठीक है। भारत में कौन सा राज्य हरित क्रांति में सर्वाधिक रूपांतरित हुआ? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हरित क्रांति में सर्वाधिक फायदा पहुंचा पंजाब को। कैसे कैसे पहुंचा? 1967 की घटना है, 1967 की घटना है। ठीक, 1967 की घटना है। इस समय जो तीसरी 5 ईयर प्लान चल रही थी, लेकिन ख़त्म हो गया था, योजना अवकाश चल रहा था इस समय। 1966 तक तीसरा 5 ईयर प्लान रहा, क्योंकि 1965 में, देखो 1965 में हमारे साथ बड़ी समस्या आई। 1965 में पहले तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ बड़े पैमाने पर। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, वो युद्ध निपट के काम खत्म हुआ था, उसके तुरंत बाद ही जो है सूखा पड़ गया 65 में ही। जब सूखा पड़ गया हमारे पास, तो हमारे पास जो है एक दिक्कत ये हो गई कि हमारे पास उधर सेना की ज़रूरत थी, और इधर किसकी ज़रूरत थी? किसान की ज़रूरत थी। और जय जवान जय किसान का नारा दिया किसने? इस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने जब दिया,
उसके बाद से रूपरेखा बदली और जवान और किसान दोनों ने भारत को बचाया। उसी समय में दिक्कत ये हुई कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही थी तेजी से। जब भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी तो समस्या ये आ रही थी कि कैसे इनका पेट पूरा किया जाए, भरपाई की जाए। तो बीच में इस समय मैक्सिको में नॉर्मन बोल लोग, मैक्सिको में कौन? नॉर्मन बोल लोग, मैक्सिको में क्या नाम है इनका? नॉर्मन बोर लोग ने एक खोज की जिसका नाम है हाईली यील्ड वैरायटी सीड्स। हाईली यील्ड वैरायटी सीड्स, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का इन्होंने खोज की। जब उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की इन्होंने खोज की तो यहाँ पर भारत में मिले एक व्यक्ति से जिनका नाम है स्वामीनाथन। अब आज की डेट में नहीं है, भारत रत्न मिल चुका है इनको, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत के लिए कहा कि भाई भारत के लिए भी हमें बीज दे दो। तो बोले ठीक है बीज तो दे देंगे लेकिन फर्टिलाइज़र भी चाहिए। बोले मिल जाएंगे साहब। बोले कि पानी भी चाहिए, वो भी अरेंजमेंट करेंगे। कौन से बीज दिए? गेहूं के बीज दिए। किसके दिए गए? गेहूं के। और गेहूं जो है वो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त जगह है गेहूं को उगाने के लिए, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये तो 3 राज्यों को बेनिफिट हुआ हरित क्रांति का, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। और जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एम.एस. स्वामीनाथन की घटना से ये फायदा हुआ, इसलिए एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। बात आ रही समझ में? एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, ये घटना हुई पूरी। तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। आज की डेट में दोनों ही नहीं है, तो पंजाब को फायदा पहुंचा। अभी दूसरी हरित क्रांति होने वाली है जो चावल के लिए होगी और वो पूर्वी उत्तर प्रदेश को फायदा पहुंचेगा। 10 जुलाई 2023 को उड़ीसा राज्य द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा को मंजूरी दी गई है उड़ीसा राज्य द्वारा। तो उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तुलु है, तुलु या फिर क्या कहते हैं कोडकू या कुई या माल्टो। इन्होंने एक प्रस्ताव दिया है, इन्होंने प्रस्ताव दिया कुई को। कुई एक भाषा है, इन्होंने कहा है इसको 8वीं अनुसूची में जोड़ लो। तो 8वीं अनुसूची के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूची, 8वीं अनुसूची देख लो भैया, 22 भाषा, 22 भाषा समझते रहना। अब 22 भाषा में भी समझ लो क्या क्या है। 22 भाषा में भी 8वीं अनुसूची 22 भाषा। 22 भाषाओं में क्या है? 22 भाषाओं में ऐसा हुआ जब संविधान बना था तब 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14। तो इसका मतलब 14 के बाद 22 बढ़ी हैं। तो कैसे कैसे बढ़ी हैं? तो 14 भाषा थी, कितनी थी? 14 थी। 14 में एक जोड़ी गई तो कितनी हो गई? 15। और जोड़ी गई थी उसका नाम था सिंधी। पहली कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। कौन से संविधान संशोधन से? 21वें संविधान संशोधन से, 21वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। 15 हो गई। 15 के बाद 3 और जोड़ी गई तो टोटल हो गई 18। तीनों के नाम थे मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, ये 3 जोड़ दी गई। कौन से संविधान संशोधन से? तो जैसे 21वें से ये जोड़ी गई थी, इसको थोड़ा साफ करके लिख देते हैं। 21वें संविधान संशोधन से ये जोड़ी गई थी, 21वें से जोड़ी गई थी 1967 में। ये जोड़ी गई 71 में से, 71 में से। अब दोनों को जोड़ दो, 922 हुआ, 92वां। 92 से 4 जोड़ी गई, 4 जोड़ी गई। चारों के नाम मैं इधर लिख देता हूँ। तो टोटल 92। तो ऐसे करके याद कर लो, 21 71 क्या होता है? 92। तो इसका मतलब 3 ही संविधान संशोधन हुए आज तक। 3 ही संविधान संशोधन हुए आज तक भारत की 8वीं अनुसूची में। और भाषाएं कितनी हो गई? 22 हो गई। इसमें चौथी 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। मैथिली, संथाली और बोडो, डोगरी। तो टोटल हो गई 22 भाषा। ठीक, यहाँ कितनी हो गई? 4 और जुड़ने 18 4 22 हो गई। उस व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स BMI ज्ञात कीजिए जिसका वजन 50 किलोग्राम और ऊंचाई 1.5 मीटर स्क्वायर है। देखो वही मैंने बताया ना, फॉर्मूले से ही करने में फ़ायदा है। अब इसमें क्या होता है? वेट क्या है कि इसमें ये पूछा गया है। तो वैसे तो अगर हम देखें तो वो क्या होता है? मास का मतलब होता है द्रव्यमान। मास इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया, ये आता है फॉर्मूला, वेट अपॉन एरिया। तो वेट कितना दे रखा? 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम।
ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर। अब ऊंचाई 1.5 मीटर दे रखी है, क्योंकि कितना ऊंचा है, कितना एरिया ये घेर रहा है, तो 1.5 गुणा 1.5 कर देंगे यहाँ पर, 1.5 गुणा 1.5 कर देंगे। इन दोनों के नीचे गुणा करेंगे, अच्छा किलोग्राम होगा ना, केजी। अच्छा यहाँ करेंगे 50 और यहाँ पर इनको करेंगे 2.25। हम यहाँ पे 2 जीरो और लगा कर 2 जीरो उड़ा देंगे। अब इसको काट लेंगे, इसको काटेंगे, और जब इसको काटेंगे मतलब इसका इससे भाग करेंगे, तो ऐसे भी जर्नल्स देख लीजिए, 2 बार 5, हाँ 20, हाँ ऐसे भी देख लीजिए। चलो मैं एक बार काट देता हूँ, 1000 बार, 5 से काट लीजिए, 5 5 ही कम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, नहीं 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 नम 45 और 5 दूनी 10, 200 बार, तो 200/9 क्या आया उत्तर, 200/9। अब 200/9 को भाग दे लो बहुत आराम से, 9 दूनी 18, कितना बचा, 2 बचा, एक जीरो और बढ़ा लिया, 9 दूनी 18, कितना बचा, 2 बचा, ठीक, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा लिया, फिर 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18, तो यहाँ पर आया 22.2, तो 22.2 किलोग्राम। इस तरीके के क्वेश्चंस को करते समय सीधे सीधे दिमाग में ये रखना है, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है बॉडी मास इंडेक्स, मुझे क्या पता, तुम्हें क्या पता बॉडी मास इंडेक्स, हम इस बात को रमाड़ छोड़ो। यहाँ पर लिखा है क्या दे रखा है, वजन किलोग्राम में दे रखा, ऊंचाई दे रखी है, वजन और ऊंचाई दोनों दे रखी है। जब वजन और ऊंचाई दे रखी है तो यहाँ पर एक बात समझ रहे हो आप कि फॉर्मूला आ रहा है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। जब किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर आ रहा है तो जाहिर सी बात है किलोग्राम ऊपर रखा जाएगा, मीटर नीचे रखा जाएगा। अब मीटर भी क्या रखा जाएगा, एरिया में, और क्षेत्रफल निकाला जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन दोनों लंबाई दे रखी है तो लंबाई गुणा लंबाई कर दो, निकाल के देखो आ जाता उत्तर, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में किस राशि पर निर्भर करती है। कोई वस्तु गतिज ऊर्जा को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, के इसका फॉर्मूला होता है 12mv², ठीक, आधा मास गुणा वेग, मास गुणा वेग इसका फॉर्मूला होता है। मतलब मास और वेग का आधा कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाता है, इसको कहते हैं हम गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है किस पर, तो वस्तु के द्रव्यमान पर कर रही है, m आ गया, वस्तु के वेग पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी आ गई। तो m = तो द्रव्यमान है, मास, मास MASS, मास, मास और द्रव्यमान, द्रव्यमान। और v क्या है, v = वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब हो गया वेग, वेग मतलब किस गति से चल रही है। तो v और v क्या हो गया, एक तो हो गया वस्तु का द्रव्यमान, दूसरा होगा वेग। दाब पे थोड़ी निर्भर करती है, दाब का तो कहीं फॉर्मूले में जिक्र ही नहीं है, तो 1 और 2 दोनों। फॉर्मूला याद अगर रहेगा, बहुत मुश्किल नहीं है, K = 12mv², काइनेटिक एनर्जी = 12mv² से ही आप लोग याद कर सकते हैं। अब द्रव्यमान और इसमें भार में क्या अंतर होता है ये भी समझ लीजिए, मैं आपको यही बता देता हूँ। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है मास, मास = द्रव्यमान, मास क्या है, द्रव्यमान है, मास क्या है, द्रव्यमान। और वेट क्या होता है, वेट W = mg, याद रखेंगे, W = mg। मास वो होता है जो वस्तु जितना स्थान घेरती है, मैं जितने स्थान में खड़ा हुआ हूँ मेरा मास ये है, द्रव्यमान मेरा ये है। लेकिन अगर मैं इसके साथ g की गुणा कर दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स की गुणा कर दूं, गुरुत्वाकर्षण बल की गुणा कर दूं, तो मुझे भार मिल जाता है। तो यहाँ पर हो गया mg, क्या हो गया, mg, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, mg, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रह्म समाज को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो कुछ बात नहीं है, ब्रह्मो समाज है। और ये किसने बनाया था, ये राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है। प्रार्थना समाज श्री धल्लू नायडू। आर्य समाज 1875, किसने, दयानंद सरस्वती, बंबई में, ठीक। महावीर जयंती को भगवान महावीर के जन्म उत्सव जो जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, देखो फंसाने का काम है। वो ये कह रहा है कि जन्मदिन मनाया जाता है, आप जन्मदिन में फंस जाओगे। तो कब कह रहा है, कौन से तीर्थंकर, तो 24वें तीर्थंकर थे, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे।
सौर मंडल का गणितीय रूप पूर्व अनुमानित सूर्य केंद्रित मॉडल को विकसित करने के लिए पहले व्यक्ति कौन थे ऐसे जिसने सौर मंडल का गणितीय रूप दिया था? हालांकि हमसे पहले नहीं दिया, हमने बहुत पहले दिया था, लेकिन कोपरनिकस ने बताया था गणितीय मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल बताया था। किसका? सोलर का। उनने बताया था कि कितनी दिशा से चल रही है, कितनी डायरेक्शन से चल रही है, तो मैथमेटिकल मॉडल है इनका। निम्नलिखित में किसने इंदौर घराने की स्थापना की? देखो ये घराने होते हैं, घराने का मतलब ये है संगीत से जुड़े हुए। किराना घराना हमारे यूपी में भी है, ठीक है, आगरा घराना है, लखनऊ घराना है, उनसे जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार से कि इंदौर घराना है। ये प्रश्न बहुत आ जाते हैं। उस्ताद आमिर खान, ये उस्ताद आमिर खान है, फिल्म वाले आमिर खान नहीं है। भीमसेन जोशी ध्रुपद गाते थे, क्या गाते थे? ध्रुपद गाते थे, और इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये जो है क्या कहते हैं, अब नहीं है, ठीक है। एक मूवी आई थी, आप लोगों को पता है, भूल भुलैया फर्स्ट, उसमें इनका गाना है मेरे ढोल ना सुन, वो इन्होंने ही गाया है, ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी ने। तानसेन को आप जानते हैं। तानसेन जो है क्या कहते हैं, कहाँ के रहने वाले थे? ग्वालियर के रहने वाले। और किसके दरबार में रहते थे? अकबर के। और एक नया फैक्ट और बताता हूँ आपको, बहुत बढ़िया। अकबर के दरबार में भले ही तानसेन रहते थे, लेकिन अकबर के दरबार से पहले कहाँ रहते थे, ये क्वेश्चन आता है। तो ग्वालियर के राजा के यहाँ, समझ लो। ये क्वेश्चन अगर पूछा गया तो फंस जाओगे। राजा के यहाँ रहते थे, ग्वालियर के राजा के यहाँ रहते थे, ठीक है। निम्नलिखित दो कथनों में के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए जिन्हें अभिकथन ए और कारण के रूप में दर्शा गया। पानीपत का पहला युद्ध 15 अप्रैल 1526 में निर्णायक युद्धों में से एक था। बिल्कुल सही बात है। किसने लड़ा था? ये लड़ा था बाबर और इब्राहिम लोदी ने। बाबर और इब्राहिम लोदी। इसने मुगलों के नामक आक्रमणकारियों के एक नए समूह को सत्ता में लाया था। बिल्कुल सही बात है। पानीपत का युद्ध तो था ही था, और उसके बाद से मुगल हैवी हो गए थे। क्या हो गए थे? मुगल हैवी हो गए। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। मुगल एक आक्रमण के रूप में आए। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को याद रखेंगे। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच में, लक्षद्वीप व मिनिकोय के बीच में है 9 डिग्री चैनल, और 8 डिग्री चैनल मिनिकोय और दूसरा क्या नाम है, मालदीव के बीच है। याद रखेंगे ये। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है, ठीक है। स्थलीय परिस्थिति के अनुसार हरे पौधों में सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करता है? आप लोगों ने फूड चैन नहीं पढ़ी, मेरी कुछ एनवायरनमेंट की क्लास है, मैंने वो डाली है। फूड चैन पढ़ाना उसमें आवश्यक है, तो फूड चैन को हमें बताना आवश्यक है। तो फूड चैन आप लोगों ने नहीं पढ़ी हो, तो उसमें 10% ऊर्जा का ह्रास होता है। कल देखते हैं, कल एक कोई कल साइंस पढ़ाएंगे और साइंस के क्वेश्चन कराएंगे कल, ठीक है। 100 क्वेश्चन कराएंगे साइंस के, मिसलिनियस साइंस कराएंगे और मिसलिनियस एनवायरनमेंट कराएंगे, ठीक है। तो 10% इसमें जो है फूड चैन होती है। क्या होती है? फूड चैन होती है। 10% का ह्रास हो जाता है, ठीक है। निचले अगले वाले को 10% के बाद वाली मिलती है, जो भी मिलती है। जब निचली अदालतों के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार करती है, तो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी करती है? तो इस रिट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। क्यू वारंटो अधिकारी के खिलाफ, अधिकारी हैबियस कॉर्पस अधिकारी के खिलाफ, सर्टिट्यूरी न्यायालय के खिलाफ है, लेकिन अपने यहां केस मंगाना होता है। लेकिन ये कह रहा है विचार कर रही है, तो उच्च न्यायालय विचार कर रही है और उसको लग रहा है गलत देने वाली है, तो उसको कहते हैं निषेध। निषेध को इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन। तो इसका उत्तर ये होगा, ये वाली रिट जारी करेगा। अगर ऊपर मंगाना होगा तो सर्टिट्यूरी जारी करेगा। और कौन से आर्टिकल? 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत करते हैं इस काम को। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह जो हमने प्रक्षेपित किया था, उसका नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है? आर्यभट्ट। 1975 में। आर्यभट्ट 1975 में। किसने भेजा? यूएसएसआर ने, रशिया ने, ठीक। यौगिक CH3NH2 का पूरा नाम क्या है? देखो, CH3 का मतलब हो गया मैथिल। CH3 का मतलब मैथिल होता है।
CH3 का मतलब क्या होता है यहाँ पर? मैथिल होता है, मैथिल अल्कोहल भी कहते हैं, CH3OH, OH लग जाता है। ये IUPAC में इस प्रकार के नाम होते हैं। तो यहाँ पर मैथिल हो गया। अब इसमें से मैथिल देख लीजिए, मैथिल ये रहे, मैथिल दो जगह आया, ये आया, ये आया। एथिल नहीं होगा, एथेन का नाम आता है C2H5, C2H5 लगा हुआ होगा, या C2H6 कह लेते हैं क्योंकि 5 की जगह कुछ और जुड़ जाता है। C2H6 होगा तब इथेन का नाम आएगा, तब क्या आएगा? एथेन आएगा। तो एथेन नहीं है और प्रोपेन नहीं है, एथेन और प्रोपेन नहीं है, ठीक है। फिर आता है NH2, NH2 आ गया, इसमें अमोनिया, ठीक। अमोनिया को कहते हैं माइन, IUPAC में क्या कहते हैं? माइन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइन कहते हैं। तो इसका नाम हो गया मैथेमाइन। क्या नाम हो गया? मैथेमाइन। 2 एथिल 1 एमीन नहीं होगा, ये फालतू की बात है, कहीं दिमाग मत लगाना, ये 2 1 नहीं बनेगा, ठीक है। IUPAC कभी भी इस तरीके के नाम नहीं देता। IUPAC ऐसे दे रहा है CH3OH का नाम, OH होता है अल्कोहल, ओल, तो इसका नाम होगा मिथेनॉल। ये होती है जहरीली शराब, ये जहरीली शराब है भाई दोस्तों, जहरीली शराब। ये जहरीली शराब को पीकर लोग मर जाते हैं। और एक हो गया C2H5OH, ये हो गया एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। या फिर IUPAC नाम हो गया एथेनॉल, एथेनॉल। ये भी क्या है? ये भी एक शराब है, लेकिन ये जहरीली नहीं है। मैथिल बन जाएगी तब जहरीली होगी, एथिल बनेगी तो जहरीली नहीं होगी। निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? कौन सा एक कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? पल्लवी, चरण, ध्रुपद नहीं होगा। ध्रुपद अपने यहाँ का है, ध्रुपद अपने यहाँ का है। मैंने बताया ना, पंडित भीमसेन जोशी उत्तर भारत का ध्रुपद है, पंडित भीमसेन जोशी इससे जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में किसने 2024 में IPL के 17वें संस्करण में पर्पल कैप जीती? बिल्कुल मत पढ़ना, 2024 का क्वेश्चन है। असल में ये जो है क्या कहते हैं, अभी रेलवे में जो परीक्षा हुई है उसके ही सारे प्रश्न हैं ये, उसके ही सारे प्रश्न। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ के हैं प्रश्न, उसके ही सारे प्रश्न हैं ये। निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप विकास और बाल संरक्षण की प्राथमिकताओं को रोड मैप तैयार करना है? तो वैसे तो ये मिशन चलाया गया जिसका नाम है मिशन वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम। प्रेम किसका? माता और बच्चे का प्रेम, उसको वात्सल्य कहते हैं। वात्सल्य रस भी है हिंदी में, तो उसको वात्सल्य कहते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है सतत विकास लक्ष्यों को, तो सतत विकास लक्ष्य SDG 17 गोल है। कितने गोल हैं? 17 गोल हैं। SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं। ये कब से लागू हुए हैं? तो ये 2015 से लागू हुए हैं, 2015 से लागू। और कब तक चल रहे हैं ये? 2030 तक प्राप्त करने हैं, 2030 तक प्राप्त करने हैं। किसने करे हैं? UNO ने। किसने करे हैं? ये UNO कह रहे हैं कि हमें जो है ये गोल है। इनमें गोल नंबर पहला क्या है? नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी नहीं। दूसरा गोल है जीरो हंगर, भूख नहीं। तीसरा गोल है क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, मतलब अच्छा स्वास्थ्य। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो इस तरीके से ये 17 गोल हैं और 17 गोल आप लोगों को याद करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेता किस गोल में क्या है, ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बड़े बांध हैं? सबसे बड़े बांध कहाँ होंगे? जहाँ पर क्या होगी? नदियाँ ज़्यादा होंगी। अब आप लॉजिकल लगा सकते हो, नदियाँ कहाँ हो सकती हैं, कहाँ हो सकती हैं? तो महाराष्ट्र में नदियां हैं और इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़े बांध बनाए गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन के 2 पद शामिल हैं। 3 स्थितियों में दोनों पदों का अर्थ एक दूसरे के समान ही है। निम्नलिखित में किस स्थिति में दोनों पद का एक दूसरे के समान नहीं है? नाम मात्र की GDP और वर्तमान कीमतों पर GDP, क्या दोनों एक ही बात है? GDP क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है एक साल के भीतर क्या कमाया आपने, मतलब सरकार ने क्या कमाया, देश ने क्या कमाया। विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर लार्ज प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, द एडिशन नोन एज GDP। जब एक साल के भीतर क्या कहते हैं, किसको एक साल के भीतर किसको जोड़ दें, अंतिम उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं को जोड़ देते हैं, उसको GDP कहते हैं। और निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन में 2 पद शामिल हैं। 3 स्थितियों में दोनों पदों का अर्थ एक दूसरे के समान है। तो समान क्या हो सकते हैं? तो पहले हम बात करते हैं इसके बारे में कि नाम मात्र की GDP और वर्तमान कीमतों पर GDP एक ही बात होती है। दोनों पद एक दूसरे के समान नहीं है। अच्छा, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के मतलब अर्थ समान नहीं है लेकिन पद समान है। कहना ये चाह रहा है अर्थ समान है, पद तो ये तो बराबर है, ये तो बात सही है। इन दोनों का एक ही समान है। नाम मात्र की GDP और वर्तमान कीमतों पे GDP एक ही बात होती है।
ठीक है। आधार अवधि और संदर्भ अवधि। आधार बेस ईयर, जीडीपी का बेस ईयर अभी चेंज किया गया है, 2023 किया गया, तो वो भी आप लोग याद रखेंगे। तो बेस ईयर के बारे में, इसके बारे में बात कर लेंगे। तीसरा, वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन, जीडीपी अपस्फीति कारक, इसको कहते हैं डिफ्लेशन, मतलब जीडीपी का बढ़ना, मतलब सॉरी जीडीपी में क्या कहेंगे इसको, मंदी का आधार। तो ये दोनों की दोनों बातें सही नहीं है, इसका उत्तर यही होगा, इसका उत्तर ये होगा। चंदेरी राय के खिलाफ मेवात के हसन खां और महमूद लोदी के राणा सांगा के साथ मिलकर निम्नलिखित में किस युद्ध के शासक ने किस मुगल शासक के विरुद्ध युद्ध किया? चंदेरी के मेदनी राय, मेवात के राजा हसन खां और महमूद लोदी ने राणा सांगा के साथ मिलकर, किसके साथ? असल में एक कोड याद रख लेना, ये बाबर के बारे में, मुगलों में एक बहुत बढ़िया बाबर आया, बाबर आया, ये ट्रिक है। बाबर आ गया साहब, पानी पिया, पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध, नंबर 2 पर खाना खाया। कभी आदमी आएगा आपके यहाँ तो क्या करोगे आप, उससे कहोगे, बोले खाना भी खाओगे साहब, बोले हाँ खा लेंगे, तो खाना खाया, खाना खाया, किसका युद्ध? खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। बाबर आया, खाना खाया। नंबर 3, चाय पी, तो चंदेरी का युद्ध। ये आ गया चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध किसके खिलाफ हो गया? बाबर के खिलाफ हो गया चंदेरी का युद्ध, ठीक। और फिर उसके बाद आता चौथा, घर गया, तो घाघरा का युद्ध। फिर घर गया ना आपने, घाघरा का युद्ध। तो अगर हम इसके बारे में ट्रिक से याद कर लें तो यहाँ पर पानी पिया 1526, 4 साल रहा, 4 साल ये रहा। खानवा का युद्ध 1527, ठीक। फिर 1528, फिर 1529 और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई, 1530 में मृत्यु हो गई। इतना ही कार्यकाल बेचारे बाबर का रहा, इतना ही कार्यकाल बेचारे बाबर का रहा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने की आज़ादी होगी? तो आर्टिकल 29-30 मैंने कल बताया था, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में बात कर रहा है। कल को क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में किस तरीके के अल्पसंख्यक है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पर्यावरण प्रदूषण के सभी रूपों में रोकने के लिए जनादेश के लिए युक्त प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। किसको? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किसको देता है? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, सर्वोच्च न्यायालय को, स्थानीय नगर पालिका को। किसको देता है ये देता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार इस तरीके के कानून बना सकती है जिससे पर्यावरण को रोका जा सके, मतलब पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। कॉलम ए और कॉलम बी में दिए गए शब्दों को उनसे गुणान कीजिए। ग्लूकोज, ग्लूकोज के विघटन से मध्यवर्ती पदार्थ। खमीर, ग्लूकोज में पारुवाइक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। ग्लाइकोसिस, किण्वन प्रक्रिया से पोषक तत्वों की कमी। ग्लाइकोलोसिस, अच्छा ग्लाइकोसिस और ग्लाइकोसिस ये दोनों एक साथ लिख दिया है, थोड़ी गलती हो गई भाई, दोनों एक साथ लिखे गए हैं, ठीक है। फिर भी लिखो, हम पूरा के पूरा बताते हैं इसको कैसे होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं सबसे पहले खमीर, तो बी का तो होगा तीसरा, खमीर वाला ये है, खमीर वाला सी, तो यहाँ पर आता बी, दूसरे का सी ये रहा, दूसरे का सी ये रहा। अब आते हैं पहला, ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज में पारुवाइक अम्ल में ग्लूकोज के विघटन में मध्यवर्ती पदार्थ, श्वसन के लिए सर्वोत्तम, श्वसन के लिए सर्वोत्तम ग्लूकोज, हाँ बिल्कुल ठीक है, डी बिल्कुल सही है। तो इसका क्या होगा? फर्स्ट, ठीक है। नहीं, थोड़ा इसको ये लिखा भी तो गलती है ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको बता देंगे बाद में, ठीक है। इसमें हाँ ग्लाइकोलिस तो ये होगा, तो सी का पहला, तो सी का पहला, ये दूसरे का सी का ये उत्तर होगा जहाँ तक है इसका, कंफर्म उत्तर यही होगा, सेकंड वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ग्लूकोज की 6 सदस्यीय चक्रीय संरचना को पायरोनोज संरचना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को? ग्लूकोज हमारे शरीर में टूटने के बाद ग्लाइकोलिसिस बनता है, और अगर ग्लूकोज का ग्लाइकोसिस ना बने तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में फैल जाती है और उसकी वजह से ब्लड शुगर हो जाता है। याद रखेंगे जो बात मैंने बोली है। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया को, ग्लूकोज का टूटना या विखंडन ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? पायरन एक अचक्रीय कार्बनिक यौगिक है, बिल्कुल
नहीं, ये तो सबसे पहले कह रहा है, खुद ही कह रहा है कि क्यों कहा जाता है चक्रीय, तो जाहिर सी बात है चक्रीय वाला उत्तर होगा। तो चक्रीय ये है, पायरान एक चक्रीय कार्बनिक यौगिक है जिसमें वलय और ऑक्सीजन और परमाणु के पांच कार्बन परमाणु होते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज ग्लाइकोसिस में बदल जाता है। और ग्लूकोज जब ग्लाइकोसिस में बदलेगा तो कभी भी शरीर को नुकसान नहीं देगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। भारतीय कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907 में हुआ। कब हुआ? सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन। और सूरत अधिवेशन के बारे में अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया बात है। और इस समय अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। राज बिहारी घोष अध्यक्ष इसके कौन थे? राज बिहारी घोष। किस में टूट गया? नरम दल व गरम दल में। नरम दल और गरम दल में टूट गया। बदरुद्दीन तैयब जी ने भारत के किस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भाग लिया? तो देखो भाई, ये पूरी की पूरी घटनाएं बहुत बढ़िया लिखी हुई हैं। सबसे पहला अधिवेशन हुआ 1885 में। कहाँ हुआ? बम्बई में। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिब्बा है कि पहले अध्यक्ष बने, क्या नाम था? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक। उसके बाद एक साल बाद 1886 में कलकत्ता में हुआ। ये बम्बई में हुआ और ये कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। और कलकत्ता में बने अपने एक बहुत बढ़िया, जो 3 बार रहे हैं, जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। में 1887 में मैं यहाँ लिख देता हूँ, बदरुद्दीन तैयब जी बने। कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। कहाँ पर हुआ ये अधिवेशन? मद्रास में। और इनके बारे में एक बात हो याद रखना, पहले मुस्लिम थे। बड़े अच्छे फैक्ट नहीं है? पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो क्वेश्चन आएगा, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन। ठीक है। उसके बाद आता 1888 में। 1888 में इलाहाबाद में, तो इसका उत्तर तो ए है। 1888 में इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में जो बने जॉर्ज यूल। और जॉर्ज यूल जो है, जॉर्ज यूल कौन से थे? जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष। और आप लोगों को बता दूं, अंग्रेज अध्यक्ष के बाद 1910 में विलियम बैडनबर्न ने भी अध्यक्षता की और हेनरी कॉटन ने भी अध्यक्षता की। कुल मिला के 4 अंग्रेज, याद रखेंगे ये भी बात, 4 अंग्रेज अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष दिसंबर में हुई थी? किस वर्ष दिसंबर में हुई थी? तो 1885 में हुई थी। 1885 में हुई थी, 1885 में दिसंबर में। 1915 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1915 में दोनों एक हो गए, हिंदू नरम दल और गरम दल एक हो गए, जिसका नाम है AC मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार के समय में एक हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1925 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? कानपुर में हुआ। और कौन बने? सरोजनी नायडू। कौन बनी? सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? कितने लोगों ने भाग लिया था दूसरे कांग्रेस के दूसरे में? देखो, पहले में तो 72 लोगों ने भाग लिया था। फर्स्ट में बहुत कम लोग जुड़े थे। जब पहला अधिवेशन हुआ तो बहुत कम हुए थे। वही वाली बात है, पहला सबको पता है, दूसरा याद रखेंगे 434। तो फर्स्ट वाले में 72 थे, फर्स्ट वाले में 72 थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में किसके नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की? तो किसके नेतृत्व में की? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की। और जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर, यहाँ पर कहाँ पर? रावी नदी के लाहौर अधिवेशन 1929 पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। जॉर्ज यूल 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अध्यक्ष में बने? तो मैंने बताया आपको, इलाहाबाद में बने। इसके बाद कौन बनेंगे? विलियम बैडनबर्न बनेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भारत के भावी संविधान के बारे में प्रस्ताव रखा गया 1931 में। और 1931 का जो कराची अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी मिली।
जब गांधी जी यहाँ आए तो इन्हें काले झंडे दिखाए गए और इनका विरोध किया गया। गांधी जी का बहुत बड़ा विरोध किया गया था। क्यों? क्योंकि इससे पहले ही भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी इस अधिवेशन में, और फांसी की निंदा की गई। इसी अधिवेशन में बहुत सारे काम हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूल अधिकारों की बात करी और मूल अधिकारों की समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया। और इसी अधिवेशन में जब गांधी जी पहुँचे थे तो उन्हें बहुत जो है कठिनाई का सामना करना पड़ा। 1938 और 1939 के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना? तो याद रखेंगे 1938 और 1939 दोनों में सुभाष चंद्र बोस बने। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा, और 1939 में त्रिपुरी। आप लोगों को मैं अगर छोटी छोटी बात बताता हूं तो इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के इतिहास में जब युवा वर्ग भारत से बाहर निकल कर आया, उस युवा वर्ग में दो लोगों के नाम आते हैं, एक जवाहरलाल नेहरू का और एक आते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस का। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने यूथ होने का फ़ायदा उठाया और यूथ होने का फ़ायदा उठाने के बाद आगे बढ़े। उसी समय में 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की और जो है क्या कहते हैं अपने आप को प्रूव करके दिखाया। उसके बाद 1939 में त्रिपुरी संकट आ जाता है। त्रिपुरी में ये फिर लड़ते हैं और गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को लड़ाते हैं। इसी समय में 1939 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन जाते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन जाते हैं तो गांधी जी कहते हैं ये तो मेरी व्यक्तिगत हार है। जब गांधी जी की ये व्यक्तिगत हार अब मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, क्या नाम है हमारे सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देकर कौन सी पार्टी बना लेते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं। कौन सी पार्टी बना लेते हैं दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के बाद त्रिपुरी में इन पर संकट आ जाता है, ये इस्तीफा दे देते हैं और त्रिपुरी में इनके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। याद रखना ये बात, ठीक। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? और 35 वर्ष की आयु में के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, 35 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी बने। ये क्वेश्चन गलत है। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, क्योंकि सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष होंगे भाई, ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कांग्रेस के, राष्ट्रपति नहीं, सबसे कम उम्र के। तो सबसे कम उम्र के ये हैं, लेकिन इन्होंने तो 1942 में की थी, ठीक है। ये कभी बने नहीं। राम मनोहर लोहिया, महादेव गोविंद रानाडे का नाम आता नहीं, ये गलत है, प्रश्न ही गलत है। याद रखना कि 1942 में की थी। 1942 में मौलाना आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, लेकिन ये गड़बड़ है, 1923 नहीं है यहाँ पर। अगर 1942 लिख लें तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। 1942 के आसपास इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य JV कृपलानी। असल में अबुल कलाम आजाद 1942 में बने और 46 तक रहे, ठीक। और 1946 से 1948 तक ये रहे, और 1948 से आगे 1948 से आगे कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन याद ये रखेंगे कि आज़ादी के समय में JV कृपलानी थे और भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ये थे, ठीक है। राष्ट्रगान जनगण मन सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, 1911 के अधिवेशन में, 1911 अधिवेशन में गाया गया था। गाने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही ये लिखा था, ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला भी लिखा है। एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 राष्ट्रगान लिखे हैं। 1921 का मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ? तो केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। यहाँ की एक जाति थी, उस जाति को अधिकार नहीं मिल रहे थे, तो उस जाति को अधिकार दिलाने के लिए ये विद्रोह हुआ था। और इसमें हमारे जो है क्या कहते हैं महात्मा गांधी ने भी इसका समर्थन किया था। कांग्रेस के नेतृत्व में इस्तीफा देने के बाद 1939 में देखो आ गया, मैंने बताया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। और जब इस्तीफा दिया था 1939 में तो त्रिपुरी में अध्यक्ष बनाए गए। त्रिपुरी में अध्यक्ष बने इनके इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1936 में पहली बार अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा किसने बनाई है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। याद रखेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कहाँ बनी? तो याद रखेंगे लखनऊ में बनी। और बनाने वाले कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती।
भारत से इंग्लैंड की ओर धन के आर्थिक पलायन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में, लगभग 1867 में एक किताब लिखी, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने ये किताब लिखी और ये बताया कि हमारी आय कुल 20 रुपए है और सारा धन ले जा रहे हैं अंग्रेज। तो इन्होंने पहली बार आर्थिक राष्ट्रवाद की संकल्पना दी। किसकी संकल्पना दी? आर्थिक राष्ट्रवाद की। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पर क्रैक किया था या उसकी योग्यता को पूर्ण किया था, तो उसका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस गए थे लेकिन घुड़सवारी की परीक्षा में फेल हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस घुड़सवारी परीक्षा में फेल हो गए थे, जबकि सत्येंद्र नाथ टैगोर इसमें थे। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की। मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय, महामना। ठीक है। इनके अखबार का नाम है लीडर। अखबार का नाम याद रखेंगे, लीडर। ये क्वेश्चन आ सकता है। इनके अखबार का नाम है लीडर। आनंद मठ के उपन्यास कौन है जिसमें वंदे मातरम लिखा गया? तो इनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये लिखा। और कौन से विद्रोह की चर्चा है? सन्यासी विद्रोह की। सन्यासी विद्रोह। किसने कहा था अंग्रेज शिक्षा में गुलाम बना लिया है? किसने ये बात बोली थी कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया है? किसने बोला था? तो महात्मा गांधी ने बोला था ये बात कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया है। महात्मा गांधी की एक योजना है जिसका नाम है वर्धा योजना। याद रखेंगे, वर्धा योजना। और वर्धा योजना याद रखेंगे किससे रिलेटेड है? शिक्षा से। शिक्षा कैसी वाली? रोजगार परक शिक्षा। रोजगार परक शिक्षा। मतलब गांधी जी कहते थे कि हमें शिक्षा ऐसी मिलनी चाहिए जिसमें बच्चे कमा भी सके। ठीक है, मतलब कोई काम करके। मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कौन थे? अल्लाजी सीताराम राजू? नहीं, ये आंध्र प्रदेश के थे। बिरसा मुंडा झारखंड के थे। बाबा रामचंद्र देव ने अवध किसान सभा बनाई थी। इन्होंने कहाँ बनाई थी? अवध किसान सभा। अवध किसान सभा 1920 में, 1920 में अवध में। और ये थे बरियम कुंजा अहमद हाजी। इन्होंने इसका मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। याद रखेंगे, बरियम कुनाथ कुंजा अहमद हाजी। ठीक है। और ये राजू हुए हैं। चैंचू विद्रोह हुआ था। चैंचू विद्रोह कहाँ? आंध्र प्रदेश में, अंग्रेजों के खिलाफ। और चैंचू जनजाति रहती है, उनसे रिलेटेड है ये। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। मैंने आप लोगों को बताया त्रिपुरी संकट के बाद। भारत में ब्रिटिश भारत के सुधारक को लोकहितवादी किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाएगा गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। और किस लिए की थी? कि भारत की किताबों का अनुवाद किया जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो सर विलियम जोन्स ने पहली किताब, ये भी याद रखना, पहली किताब जिसका अनुवाद किया गया, पहली किताब है मनुस्मृति। 1776 में मनुस्मृति का किया गया। और एक और नाम है विल्किंसन। विल्किंसन ने भगवत गीता का करा, भगवत गीता। और सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम का किया। ये सब अंग्रेजी में अनुवाद है। बम्बई में सोशल सर्विस लीग, बम्बई में बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल सर्विस लीग बम्बई में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि ये आने वाला क्वेश्चन है। किसने किया था? तो एनएम जोशी ने बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना एनएम जोशी ने की थी, जिनका नाम है नारायण मल्हार जोशी। मूल भारतीय संविधान में हिंदी के सुलेख संस्करण किसने लिखा है? हिंदी लिखी किसी, मतलब भारतीय संविधान साहब बन गया, लिखा किसने? सीधी सी बात यह है कि संविधान लिखा किसने। ठीक है, तो संविधान लिखा है प्रेम बिहारी रायजादा ने। इसका जो हिंदी संस्करण है उसको सुलेख किया है प्रेम बिहारी रायजादा। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है,
चलिए, भारतीय संविधान का संरचनात्मक ढांचा मुख्य रूप से किस अधिनियम से लिया गया? तो जाहिर सी बात है 1935 के अधिनियम से लिया गया। कहाँ से लिया गया? 1935 के अधिनियम से लिया गया। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को। वह उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान की प्रस्तावना बना किसने रखा है? तो ये रखा है हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू, जो प्रस्तावना बना, बाद में क्या बन गया? प्रस्तावना बन गया। ये 70 प्रश्न थे जो मैंने आप लोगों को कराए। कल नए प्रश्नों के साथ जरूर एक सीरीज के साथ में उपस्थित होऊंगा, ठीक है? तो अभी के लिए यही, और इनको देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं और मैं इनको आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूँ, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।